गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर मधुबाला शर्मा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, आज आपको उत्तर व्यवहारवाद के बारे में बताऊंगी। पिछली वीडियो में हमने व्यवहारवाद की विशेषताओं के बारे में जाना था। अब हम उत्तर व्यवहारवाद के बारे में जानेंगे। उत्तर व्यवहारवाद के विकास एवं उदय के कारण। व्यवहारवादी विचार इस 20वीं शताब्दी में संपूर्ण काल में विद्यमान रहा है। शताब्दी के प्रारंभ से 1950 तक इस दृष्टिकोण का प्रारंभिक रूप था तथा 1950 से 1970 तक इसका दूसरा रूप, जिसे व्यवहारवादी क्रांति का युग कह सकते हैं, रहा है। 1970 के बाद के दशकों में इसमें कुछ नए तथ्य जुड़ गए और वह इसके विकास का तीसरा चरण उत्तर व्यवहारवाद के नाम से प्रतिष्ठित हुआ। प्रोफेसर एस.पी. वर्मा के अनुसार व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान विकास की 3 अवस्थाओं से गुजर चुका है। पहली अवस्था में, जो दूसरे विश्व युद्ध से पहले की अवस्था थी, आनुभविक और परिमाणात्मक प्रविधियों का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। यद्यपि इस अवस्था में नई प्रविधियों के प्रयोग का बहुत सीमित उद्देश्य रहा, परंतु इनसे राजनीति विज्ञान के तत्कालीन प्रतिमानों का वर्णन और विश्लेषण अधिक सुनिश्चित ढंग से किया जाने लगा। यह व्यवहारवादी आंदोलन का ऐसा प्रारंभिक काल है जिसमें धीरे धीरे सब कुछ वैचारिक धरातल पर आ गया, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद के काल में अचानक ज्वालामुखी की तरह फटकर व्यवहारवादी आंदोलन का तूफानी दौर बन गया। यहीं से व्यवहारवाद का दूसरा चरण आरंभ होता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सही अर्थों में ग्रेवियल आमंड, रॉबर्ट डेहल, डेविड ईस्टन, कार्ल डाइज, हेराल्ड लासवेल जैसे विद्वानों ने व्यवहारवाद के व्यापक प्रयोग की आधारशिला रखी। इस अवस्था में व्यवहारवाद के परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान में महान परिवर्तन आए। शोध की तकनीकों का विकास हुआ तथा यह मान्यता दृढ़ होने लगी कि आनुभविक शोध के आधार पर ऐसी प्रस्थापनाओं का विकास किया जा सकता है जिन्हें अनुभविक शोध के द्वारा ही पुनः कठोर परीक्षण की कसौटी पर कसा जा सके। किंतु इस काल में व्यवहारवादी तकनीकों और प्रविधियों के विकास और प्रयोग की दृष्टि से इतना आगे बढ़ गया कि सैद्धांतिक उपलब्धियां पिछड़ने लगीं। 1960 के दशक में व्यवहारवाद में 2 फिरके बन गए। एक फिरका उन सैद्धांतिक व्यवहारवादियों का बन गया जो आधारभूत सामग्री की ठोसता की चिंता न करते हुए सिद्धांतों के ताने बाने बुनने में लगा रहा। दूसरा फिरका ऐसे विद्वानों का हो गया जिन्हें सकारात्मक व्यवहारवादी कहा गया, जो शोध प्रविधियों की खोज में ही लीन हो गए और इस लीनता में सिद्धांत और दृष्टिकोण दोनों ही उनकी दृष्टि से ओझल से हो गए। यह दोनों फिरके परस्पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। अब तक व्यवहारवाद का चढ़ता ज्वार न केवल ठहर गया था, अपितु इसके विरुद्ध असंतोष भी व्यापक रूप से उभर गया था। व्यवहारवादी दृष्टिकोण की कमियों का आभास होने लगा था। अब राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की समकालीन शोध सिद्धांत के विकास की अपनी खोज में व परिमापन आदि में उलझ जाने और इसके कारण उत्पन्न हुए गत्यावरोध से उसे मुक्त करने की चर्चा जोर शोर से होने लगी। इन्हीं परिस्थितियों में व्यवहारवाद के विकास का तीसरा चरण प्रारंभ होता है, जिसे हम उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। ईस्टन ने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में उत्तर व्यवहारवाद के आगमन का बिगुल बजाया। इस अधिवेशन में ईस्टन ने कहा, क्या हम अपने विषय के एक अपरिवर्तनीय स्वरूप के प्रति, वह चाहे व्यवहारात्मक हो अथवा और कुछ, चिरकाल तक प्रतिबद्ध रहेंगे? क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं हो जाता है कि हम परिवर्तनशील परिस्थितियों पर ध्यान दें और अपनी पुरानी धारणाओं पर फिर से विचार करने के लिए और अगर आवश्यक हो तो उनमें संशोधन करने के लिए प्रस्तुत और इच्छुक हों? ईस्टन का यह आह्वान अनेक राजनीति शास्त्रियों के मन की बात का प्रकटीकरण था। राजनीति शास्त्र के विद्वानों के 3 अलग अलग फिरकों, परंपरावादी, सैद्धांतिक व्यवहारवादी और सकारात्मक व्यवहारवादी में हर एक के मुंह की बात ईस्टन ने उद्घोषित कर दी। इसके परिणाम स्वरूप इन तीनों के समन्वय व मिलन का मार्ग खुल गया और उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का युग शुरू हुआ।
वस्तुतः उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण एक सुधार आंदोलन तथा नवीन दिशा संकेत है। इसके दो नारे हैं, कर्म यानी एक्शन तथा प्रासंगिकता यानी रिलेवेंस। यह व्यवहार वैज्ञानिकों से समाज तथा राज्य व्यवस्था की तात्कालिक समस्याओं, संकटों और चुनौतियों का अध्ययन करने तथा उनके निदान ढूंढने की मांग करता है। इसका मूल मंतव्य है सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद राज्य वैज्ञानिकों को मूल्य निरपेक्ष या तटस्थ भाव से अलग रहकर अध्ययन करने के बजाय स्वयं उनको समाज एवं राज्य व्यवस्था की रक्षार्थ आगे आने के लिए आह्वान करता है, उन्हें मानव मूल्यों की रक्षार्थ कर्म करने की ओर प्रवृत्त करता है। धन्यवाद।